नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार एक बार फिर एक नए चर्चा के विषय के साथ आप सभी लोगों के समक्ष आया हूँ। आज का जो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का विषय चुना गया है वो है माइग्रेन। अमूमन हर व्यक्ति को समाज में एक इस तरह का रोग उत्पन्न हो जाता है जो परिवार को झंझोर कर रख देता है। हमारे जहाँ शारीरिक रोगों पर हमारी मानसिक स्थिति का जितना भी कुप्रभाव पड़ता है उससे हम दरकिनार नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की टर्मिनोलॉजी सामने आती है। माइग्रेन क्या है, आखिर माइग्रेन के क्या कारण हैं? बहुत लोग सर दर्द एक सामान्य समस्या विशेष हो जाती है जब इससे हमारा स्वास्थ्य, परिवार और हमारा समाज प्रभावित होता है। इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे आज कि माइग्रेन या सिरहसूल का एक भेद है और कैसे इससे निजात पाई जा सकती है, किन निदानों के कारण ये उत्पन्न होता है, क्यों आपको ऐसा सिरसूल होता है जो जीवन को प्रभावित करता है, इससे कैसे बचा जाता है, क्या इसके परहेज हैं, किस तरह से इसके परहेज द्वारा ही हम चिकित्सा को अपने निजी तौर पर बहुत कम स्तर तक इसकी क्रोनिसिटी और इसकी जो तीव्रता है उसको कम कर सकते हैं। मैं वैद्य साकेत कुमार। चर्चा को किसी भी तरह से स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आप बीमारी से और विषय से जुड़ नहीं पाते। आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जो चीजें आपके द्वारा लाभकारी हो सकती हैं। आयुर्वेद में जहां सूल की चर्चा होती है वहां वात दोष डोमिनेंट रहता है। यह समझिए आयुर्वेद में बीमारियों का उल्लेख है, लेकिन उनकी चिकित्सा दोषों के आधार पर की जाती है। जब भी हम दोषों की बात करें तो दो प्रकार के दोष होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दोषों में वात, पित्त, कफ 3 प्रकार के दोष होते हैं। इसके साथ मानसिक दोषों में रज और तम होता है। जब ये दोष किसी तरह एक्युमुलेट हो जाते हैं और जत्रु से ऊपर यानी कि हमारे इस पोर्शन से ऊपर, जत्रु संधि से ऊपर आपके दोष एकत्रित हो जाते हैं तो वो सिरहसूल या शिरोरोग की उत्पत्ति कर देते हैं। विभिन्न प्रकार के आचार्य और ऋषि मुनियों द्वारा विभिन्न प्रकार के दोषों को ध्यान में रखते हुए उसका डिवीजन भी किया गया है। जैसे महर्षि चरक ने 5 प्रकार के शिरोरोग बताए हैं, 11 प्रकार के आचार्य वाग्भट ने बताए हैं। शिरोरोग, सभी शिरोरोग में मुख्यतः सिरासूल, जिसे हम सामान्य आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक भाषा शैली में हेडेक कहते हैं, एक सामान्य लक्षण रह सकता है। कभी कभी यह सिरासूल इतना तीव्र हो जाता है, इतना उग्र होता है कि हमारी इंद्रियों का भी नाश करने लगता है। मुख्यतः ज्ञान इंद्रिय जिसमें होती है, नेत्र और कान, इन इंद्रियों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। शूल की तीव्रता के आधार पर और दोषों की परिपक्वता के आधार पर विभिन्न डिवीजन इसके विभिन्न प्रकार से किए गए हैं। सभी की चिकित्सा मोरलेस कॉमन है। इस चिकित्सा के पहलू को बाद में समझाया जाएगा। जब भी सभी शूल होते हैं, जब भी हमें हेडेक होता है तो मुख्यतः वात दोष तो डोमिनेंट रहता ही है। सभी प्रकार के शिरोरोग या सभी प्रकार के सिरासूल में हेडेक में जो होता है लगभग तीनों दोष ही और मानसिक दोष 2 प्रकार के जो रज और तम है इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे आचार्य सुश्रुत ने और आचार्य वाग्भट ने सूर्याव्रत नाम से शिरोरोग बताया है, जो दोपहर के समय तक जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता है और सायकाल में धीमा हो जाता है। अनंतवात में आपने शिरसूल बहुत तीव्र हो जाता है, इंद्रियों को नुकसान पहुंचाता है और यहां तक कि मारक क्षमता भी संखक नाम से शिरोरोग बताया गया है। अनंतवात के लक्षण जो है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया से मिलते हैं। अर्धावभेदक में अर्धभेदक, भेदक मतलब चीरने के समान या काटने के समान थ्रोम्बिंग पेन होता है, टिकिंग पेन होता है। शूल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको तीव्र हेडेक होगा तो समझिए अर्धावभेदक है, आधे सिर में होता है। ज्यादातर लक्षण माइग्रेन से मिलते हैं। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो माइग्रेन है साहित्यिक रूप से, और इसका चिकित्सा प्रारूप हम कोशिश करेंगे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। माइग्रेन ज्यादातर ट्रिगर पॉइंट से ट्रिगर्ड होता है, जैसे तेज रोशनी हो, तेज साउंड हो, कड़ा चीज खा ली हो, जबड़ों का प्रयोग ज्यादा, कड़ी हार्ड फूड मटेरियल पर कर दिया हो, आप रात को ज्यादा जागते हो, दिन में सोते हो, तो इन सब लक्षणों से वात प्रकोपित होता है। आपकी जॉब इस प्रकार की है कि आप वेगों का धारण करते हैं, छींक का धारण, खांसी का धारण यानी आनी है और आप उसको रोकते हैं। गैस पास आउट हो रही है, आप सामाजिक रूप से बैठे हैं, पब्लिक एरिया पे बैठे हैं, आप गैस को अवॉइड करते हैं पास होने से। आपको कब्ज रहती है, आप मल को धारण करते हैं, आपको बाथरूम लगता है, आप नहीं जा सकते। तो ऐसी चीजें, वेगों को जब आप धारण करें, उनको आप बाहर ना निकालें,
तो ऐसी अवस्था में आपके दोष वात प्रमुखता प्रकोपित हो जाता है, कफ का अनुबंध रहता है। दोनों दोष मिलकर अर्धाव भेदक नाम से एक रोग पैदा कर देते हैं, जो कि शरीर के जो ऊपर का चेहरा है और सिर का पोर्शन है, आधे सिर में होता है, या तो दाएं में होगा या बाएं में होगा। ट्रिगर पॉइंट, तेज स्मेल आ गई हो किसी चीज की, बहुत तेज ठंडा पानी पी लिया हो, ठंडी हवा लग गई हो, बर्फ में स्नान कर लिया हो, ठंडे पानी में, बर्फ का खाने में बर्फ का इस्तेमाल करा हो, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो ऐसे चीजें जो भी वात को प्रकोपित करेंगी, उनका अगर सेवन बढ़ता है, वात बढ़ जाता है और उसके साथ कफ का अनुबंध या बॉन्डिंग हो जाती है, तो अर्धाव भेदक होता है। ज्यादातर लक्षण माइग्रेन से मिलते हैं, तो चर्चा आप माइग्रेन समझकर कर सकते हैं। सिर का की क्रोनिसिटी इतनी तीव्र होती है कि यह समझिए आपके सिर के अलावा संघ प्रदेश, टेम्पोरल रीजन से लेकर आधा चेहरा तक दर्द के प्रभाव में आ जाता है। इसका एक ओरा होता है, इसका एक एपिसोड होता है, कुछ समय बाद थकावट के साथ ये आराम सही भी हो सकता है, लेकिन सही होने का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है। कभी 1 घंटे बाद दर्द सही होगा, कभी 2 घंटे बाद, कभी 3 घंटे बाद। चक्कर आने की नौबत हो जाती है, सिरसूल के साथ पूरा शरीर टूट जाता है और उल्टी का मन में होता है। आप रोशनी को सहन नहीं कर सकते, किसी वॉल्यूम को सहन नहीं कर सकते, इरिटेशन इतनी हो जाती है कि चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसी अवस्था में समझ लीजिए कि आपको माइग्रेन से आप ग्रसित हो गए। अंधेरे कमरे में आपको आराम मिलता है, कानों के अंदर रुई डालने से आप फील अच्छा करते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी की बात का जवाब नहीं देना चाहते। ऐसी कंडीशन जब पैदा होता है, समझ जाइए आपको माइग्रेन है। अब मुख्यतः वात और कफ दोष की चिकित्सा की जाती है, तो चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन दोषों को ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि मैं बताऊं हमारे आयुर्वेद में अंगों की चिकित्सा नहीं की जाती। हमारे आयुर्वेद में दोषों को, धातुओं को और मल को केंद्रित करके चिकित्सा की जाती है। ऐसी अवस्था में मंदाग्नि की कंडीशन जब पैदा हो जाती है, तो आम बनने लगता है, और आम के लक्षण कफ से सिमिलर होते हैं और ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ है। तो मंदाग्नि की कंडीशन जब वात के साथ बॉन्डिंग बनाएगी, तो अर्धाव भेदक या माइग्रेन नाम का रोग आपको ग्रसित जरूर करेगा। परहेज क्या कर सकते हैं? जो निदान है उनको खत्म कर दीजिए। जो पॉजिटिव फैक्टर मैंने बताए हैं, जैसे ठंडी हवा के संपर्क में, ठंडे पानी के संपर्क में, कूलर और एसी का प्रयोग, बर्फ नहीं खानी, ठंडा पानी नहीं पीना है, हार्ड चीजें नहीं खानी है, जिनका जो चबाने में बहुत ज्यादा हार्ड हो, ऐसी चीजों को अवॉइड करिए। तीक्ष्ण, जिनका स्पाइसी फूड हो या तीक्ष्ण स्मेल हो, बहुत ज़्यादा तेज स्मेल हो, ऐसे परफ्यूम्स, डिओड्रेंट और ऐसी जगह से दूर रहिए। जहाँ बहुत ज़्यादा साउंड पैदा होती है, जैसे डीजे वगैरह, उस जगह से दूर रहिए। शोर कर रहे हो घर में तो वहाँ से हट जाइए। ज़्यादा तेज रोशनी हो, सामने से बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रही हो, चकाचौंध हो, दोपहर का समय हो, तो बचना जरूरी है। गॉगल्स का इस्तेमाल करिए। यह निदान है। ऐसी चीजें जो वात को बढ़ाती हैं, उन चीजों को अवॉइड करिए। जो कफ को बढ़ाती है या आम दोष को बढ़ाती है, उन चीजों को अवॉइड करिए। जैसे काले चने वात को बढ़ाते हैं, बैंगन, अरबी, पत्ता गोभी, कैफीन के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चॉकलेट से लेकर निकोटीन वाले प्रोडक्ट इंक्लूड करके, स्मोकिंग, एल्कोहल, चाय, कॉफी, इन सब चीजों को अवॉइड करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कैफीन में मटेरियल होते हैं, वात को प्रकोपित करते हैं। ग्राम्य आहार विहार, स्पाइसी फूड से दूर रहिए, क्योंकि स्पाइसी फूड और फास्ट फूड जितने मैदे से निर्मित होते हैं, वो कहीं ना कहीं आम दोष या कफ दोष को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो मंदाग्नि को क्रिएट करते हैं, जठराग्नि को कम करते हैं। वात ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो आपको आम जो चीज़ें बढ़ाए, उन चीज़ों को अवॉइड करना है। दालों में उड़द की दाल से बचिए, काले चनों से बचिए। ज़्यादातर ये ऐसी चीज़ें लीजिए जो मैंने सब्जी में बताई है। हरी मटर से बचिए, क्योंकि ये भी वात को प्रकोपित करते हैं। मूंगफली हुआ, ड्राई फ्रूट हुआ, ये भी वात को क्रिएट करते हैं, तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड कीजिए। अब खाने में ले क्या, जितनी भी नरम है, शाक सब्जी है, वो सभी लीजिए। हरी सब्जियां, मोरिंगा बहुत अच्छी है, लौकी, परवल, पटोल, कद्दू, इनका सेवन करें। दालों में बहुत हल्की मूंग, मसूर, अरहर की दाल ले सकते हैं। इसके साथ साथ मसूरी ले सकते हैं। कुल्थी का सेवन ना करें, पहाड़ी लोग कुल्थी बहुत खाते हैं, तो माइग्रेन के पेशेंट के लिए कुल्थी त्याज्य है, कुल्थी का सेवन ना करें। माइग्रेन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, दूध के प्रोडक्ट जितने हैं, पनीर और दही को छोड़कर अवॉइड करिए, क्योंकि पनीर और दही ये दोनों अवॉइड करने हैं, इनको मत खाइए माइग्रेन के, क्योंकि दही की प्रकृति अभिसंधि होती है और पनीर जो होता है वो भारी होता है, गुरु होता है पचने में। दूध, घी, इनका प्रचुर मात्रा में सेवन कीजिए। मट्ठे का सेवन भी माइग्रेन के पेशेंट को कुछ हद तक लाभकारी हो सकता है। मक्खन का सेवन करें,
तेल में तिल का तेल और कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा कार्य करता है। इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल को प्रातःकाल और सायंकाल आवश्यकता के अनुसार लेते रहें। वात अनुलोमक औषधियों का सेवन करें, जैसे हरड़ का मुरब्बा है, इसका आप सेवन करेंगे तो जो शिरो रोग के जो दोष बढ़ा हुआ है मुख्यतः वात, वो अनुलोमन द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो हरितकी का सेवन, मुख्यतः हरड़ के मुरब्बे का सेवन गर्म पानी के साथ आप सेवन कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि आप लौकी का सेवन कर सकते हैं। जो इस तरह की सब्जी है, तोरी का सेवन कर सकते हैं, ये मैं बता चुका हूं। ऊर्ध्व जत्रुग रोग जितने हैं, जत्रु ट्रेकिया के पोर्शन को कहते हैं, क्लेविकल और ट्रेकिया के पोर्शन को, इससे ऊपर के जो दोष एक्युमुलेट होते हैं पंचकर्म में नस्य चिकित्सा, शिरो बस्ती चिकित्सा, शिरोद्वारा, ये मटेरियल है, ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ स्टेप है जिनका सेवन करके आप नस्य नाक द्वारा दोषों को बाहर निकाला जाता है दवाई के माध्यम से। शिरो द्वारा सरंगाटक और तपनी मर्म को ध्यान में रखकर शिरो द्वारा वात सामा को तेल से धार डाली जाती है। और शिरोबस्ती एक जो है सिर को ही अभ्यंग किया जाता है। रोज मालिश कीजिए किसी भी वात सामक औषधि की, वात सामक तेल की। कांड पूरण करिए, कान को भरिए। कांड पूरण ये भी पंचकर्म का माइक्रो या मिनी फैक्टर है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। मोरलेस आपको ऐसे स्टेप उठाने हैं जो वात का शमन करें। वात के शमन करने के साथ कफ को ना बढ़ाएं। आम दोष आपका दूर हो तो आम दोष के लिए मैं पिछले लास्ट टाइम से कह रहा हूं, उष्णवीर्य औषधि का सेवन कर सकते हैं। जैसे त्रिकटु के जो कंटेंट है, पिप्पली, सौंठ, मरीच। सौंठ सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो सकता है और बहुत बेहतरीन कार्य करता है, वात और कफ शामक होता है। बिल्व वात और कफ शामक होता है। अश्वगंधा को आप जो है वात और कफ शामक के कारण इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं औषधि के रूप में। औषधि का जो पोर्शन है वो चिकित्सक के भरोसे छोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी कुछ औषधियाँ हैं जो वात शामक है, जैसे बेल हुआ, अश्वगंधा हुआ, तेल हुआ किसी भी प्रकार के, मुख्यतः कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है, महारारण तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ अभ्यंग के लिए और नस्य के लिए षडबिंदु या अणु तेल का, जो आपका चिकित्सक एडवाइस करता है दोषों की परिस्थिति को देखते हुए, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पंचकर्म में शिरोधारा और जो पंचकर्म सेंटर पे शिरोबस्ती है वो कराई जाती है, उसको वहाँ से उसका लाभ वहाँ से ले सकते हैं। ये घरेलू प्रकरण नहीं है, घरेलू स्तर पर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, सिर्फ अवेयरनेस के तौर पर जान लीजिए। ट्रिगर पॉइंट जितने हैं उनको अवॉइड कीजिए। मैंने कहा चाय, कैफीन, स्मोकिंग, अल्कोहल, बियर, इन सब चीज़ों को हटा दीजिए। चॉकलेट, फास्ट फूड, मैदे से संबंधित चीज़ें हटा दीजिए। निदान पॉजिटिव फैक्टर को मैंने कहा उसका तो आपको निदान खत्म करना ही करना है। ठंड हो तो गर्म कपड़े से सर को ढक के रखिए। तेज हवा से, तेज पानी से, ठंडे पानी से, तेज शोर से, तेज रोशनी से दूर रहिए। शांति नमा स्थान पर रहिए। शीर्षासन को अवॉइड कीजिए क्योंकि ब्लड के फ्लो को बहुत ज़्यादा तीव्र कर देता है, तो ऐसी अवस्था में माइग्रेन के एपिसोड आने का खतरा रहता है। तो जो लोग माइग्रेन से ग्रसित है, कोशिश करिए शीर्षासन ना करें। मोटा तकिया मत लगाइए, ज़्यादा मोबाइल की स्क्रीन मत देखिए क्योंकि इससे हमारे दोष प्रकोपित होते हैं, मुख्यतः वात दोष। तो ऐसी अवस्था में वात दोष का विशेष ध्यान रखिए। वात और कफ औषधियों में 3 मैंने बताई हैं प्रमुख है, बेल, अश्वगंधा और सौंठ। इनका निश्चित रूप से सेवन करेंगे तो लाभ होगा। पिप्पली मूल का और पिप्पली का भी सेवन करेंगे तो ये स्रोतोशोधक भी होती है, सूक्ष्म स्रोतस को भेदन करती है, तो और पोटेंसी भी इंक्रीज करती है दूसरी औषधि की। तो पिप्पली और पिप्पली मूल का भी सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। मेध्य रसायन का निरंतर सेवन करते रहिए, जैसे मुलेठी, गुड़ची, ये मेध्य रसायन हैं जो हमारे ब्रेन की टॉनिक को बढ़ाते हैं, ब्रेन टॉनिक की तरह कार्य करते हैं, हमारी नर्व सेंस को रेस्टिंग फेज में पहुंचाते हैं। ब्राह्मी का निश्चित सेवन करें, शंखपुष्पी का सेवन करें, और जितनी निद्राजनक औषधि है जैसे विशेष तरह सर्पगंधा, ब्लड प्रेशर अगर आप नियंत्रित रख सकते हैं तो निश्चित मात्रा में चिकित्सक के सलाह के अनुसार उसका सेवन आप कर सकते हैं। ज़्यादातर रिलैक्स मोड में जाना है। तो वात दोष को कम करिए, रात्रि में कतई जागना छोड़ दीजिए, दिन में सोना छोड़ दीजिए। तो ऐसी अवस्था में ये सब चीज़ें फैक्टर काउंट करेंगे। गर्म पानी का सेवन कर दीजिए, दही का सेवन नहीं करना है, पनीर का सेवन नहीं करना है, हार्ड फूड मटेरियल नहीं लेने हैं। मक्खन का सेवन निश्चित रूप से लाभकारी हो सकता है, सिर की मालिश करें मक्खन के से निश्चित रूप से माइग्रेन में लाभ होगा। तो ऐसी अवस्था में आज की चर्चा के विषय पर कुछ और भी औषधियाँ हैं, जैसे मंडूक पन्नी है, मुदक पड़नी है, इनका भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन ये जितना भी आपको मैं औषधीय पर फैक्टर बताता हूँ वो सिर्फ चिकित्सक के
दृष्टिकोण पर ही छोड़ दीजिए क्या आप में इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ अवेयरनेस के तौर पर इनको जानिए कि इन चीज़ों का लाभ मिलता है। शिरोबस्ती हुआ चाहे नस्य हुआ, ये पंचकर्म के सहायक उपक्रम है, इनका सेवन चिकित्सक ही करे तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा गुस्से से बचने की कोशिश कीजिए। कोई इमोशनल फैक्टर है, कोई इमोशनल मूवी है, कोई इमोशनल सीन है, उससे दूर हो जाइए। कहीं लड़ाई हो रही हो, झगड़े हो रही हो, वहाँ से हट जाइए। ऊंची आवाज़ में बोलना या ऊंची आवाज़ सुनना दोनों ही इसके लिए खतरनाक है। तो माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तीव्र होती है, एपिसोड के रूप में आती है, और जिसको होती है वो जो है बहुत परेशान रहता है। हाँ, इसका एक टिपिकल लक्षण है उल्टी होता है। बहुत बार एसिडिक नेचर से भी सर दर्द होता है। गैस जिन लोगों को ज़्यादा बढ़ती है, गैस कम करिए, ऐसी चीज़ें मत खाइए कि जैसे जैसे इन हमारी आंतों में गैस बढ़ेगी वैसे वात दोष प्रकोपित होता है और वो स्रोतस मार्ग से ऊर्ध्वगामी हो जाता है और शिराशूल प्रदूषित करता है हमारे सिर के पोर्शन में जाकर। और शिराशूल की तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ की जो न्यूरॉन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अटैक करता है, फिर वो इंद्रियों को अटैक करता है, तो हमारी इंद्रियों पर भी प्रभाव पड़ता है। माइग्रेन जुड़े रहिए। इस तरह की और अवेयरनेस जानकारी के लिए आयुर्वेद क्या कहता है आपकी बीमारियों पर, इसी चीज़ को लेकर वैद्य साकेत कुमार चैनल से जरूर जुड़िए। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, बहुत चीज़ें नहीं भी बोली जाती है, क्योंकि वीडियो एक तरह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विदाउट एनी स्टॉपेज एंड कॉमाज बनाई जाती है। तो जो भी अवेयरनेस के तौर पर बताया जाता है वो डायरेक्ट बताया जाता है। तो ऐसी अवस्था में स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, जुड़े रहिए। मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से एनकरेज जरूर करिएगा। धन्यवाद।